तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है परिनालिका। परिनालिका जिसे सोलेनोइड बोला जाता है, ये क्या होती है और इसका एक डेरिवेशन है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट। और 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला आता है B बराबर म्यू नॉट एन आई नॉट। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। परिनालिका क्या है और परिनालिका का जो डेरिवेशन पेपर में आता है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वाला डेरिवेशन, उसको भी बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, बहुत आसान तरीके से देखेंगे। आप खुद कहोगे यार एकदम आसान है। तो ठीक है, तो भले ही अभी तक आपको ये डेरिवेशन समझ में ना आता रहा हो, लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद आपको ये एकदम आसान लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, बहुत आसान तरीके से आप ये वाला डेरिवेशन समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात करें ये जो आपका हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर देख रहे थे, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला, इसी चैप्टर का टॉपिक है आपका परिनालिका। परिनालिका क्या है, सोलेनोइड क्या है और इसका जो डेरिवेशन है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वाला, ये डेरिवेशन जो आपको करना है ये क्या है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वाला डेरिवेशन, ये एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। आपसे जैसे एम्पियर का परिपथी नियम पूछा गया, उसमें 2 अनुप्रयोग है। ठीक है, एक अनुप्रयोग हमने इसके पहले वाला वीडियो जब एम्पियर का परिपथी नियम बताया था उसी में अनुप्रयोग भी करा दिया था। ठीक है, और ये दूसरा अनुप्रयोग कराने को कहा था आपसे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वाला, तो वो इस वीडियो पे आपको देखना है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग समझते हैं परिनालिका सोलेनोइड क्या होती है। ठीक है, बहुत आसान है, अच्छे समझना। तो देखो परिनालिका क्या होती है। परिनालिका अगर बात करें तो सीधी भाषा में आप कह सकते हो परिनालिका एक कुंडली की भांति होती है। ठीक है, परिनालिका बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिनालिका बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से एक बेलनाकार चीज आप ले सकते हो, या आप इसे कार्डबोर्ड का ले सकते हो, या आप इसे चीनी मिट्टी का ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आपको एक बेलनाकार ले लेना है। ठीक है, इस टाइप से ये हमने क्या लिया, कोई भी बेलनाकार वस्तु ले सकते हो। आपको कार्डबोर्ड की लेनी है या आप किसकी ले सकते हो, आप चीनी मिट्टी की ले सकते हो। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब आपको अगर परिनालिका को बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपने लिया है बेलनाकार चीज, आप चाहे चीनी मिट्टी का लो या किसका ले सकते हो, हमने बताया चीनी मिट्टी का या कार्डबोर्ड का ले सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, आपने मान लो देखो ये बेलनाकार है तो बेलनाकार आप मार्कर को ही समझ सकते हो। अब इसमें आपको तार को लपेटना है। ठीक है, जो तार होता है आपका कोई भी धातु का तार है, ठीक है, उस तार को आपको क्या करना है, उस वायर को आपको क्या करना है, आपको इस जो आपने बेलनाकार लिया है इसमें आपको क्या करना है, उसे लपेटना है। और आपको क्या करना है, उसे इस प्रकार से लपेटना है कि वो एकदम नजदीक नजदीक लपेटना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर इस टाइप से एक तार को ले लेते हैं। ठीक है, ब्लू से बना देते हैं इसे। तो देखो हम इस टाइप से मान लेते हैं, यहाँ पे एक तार को लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझते रहो। इस टाइप से हमारे पास मान लो एक तार है, इस तार को आपको क्या करना है, इसी पूरे बेलनाकार इस पे लपेट देना है। ठीक है, मान लो हम यहाँ से इस टाइप से इसे लपेटते हैं। ठीक है, और नजदीक नजदीक आपको इसे लपेटना है। ठीक है, इस टाइप से हम इसे लपेट रहे हैं। ठीक है, नजदीक नजदीक लपेट देना है आपको इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से पूरा। ठीक है, इस टाइप से आपको इसे पूरा यहाँ पे लपेट देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, इस टाइप से हमने ये जो बेलनाकार हमारे पास जो चीनी मिट्टी का या हमने जिस भी चीज का लिया है बेलन, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक धातु के तार को इसमें पूरा लपेट दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो हमने वही लिखा, परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है। ठीक है, परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है। किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका, ये क्या है, किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका ली गई है। ठीक है, और उसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट देते हैं। ठीक है, देख सकते हो हमने एक दूसरे से सटा के इसमें लपेट दिए हैं। ठीक है, आप एक नलिका ले सकते हो, चाहे चीनी मिट्टी की लो या आप कार्डबोर्ड की ले सकते हो, उसके ऊपर आपको कोई भी तांबे के तार को इसमें लपेटना है। ठीक है, तो देख सकते हो ये तार हमने लिया, इस टाइप से तार हमने देखो जो लिया है इस टाइप से लपेट रहा है, इसमें इस टाइप से नीचे से आते हुए इस टाइप से ऊपर ऊपर देख सकते हो। ये अगर आपके पास बेलन का है जो आपने नलिका ली है, इसमें इस टाइप से लपेटना है। सबसे पहले देखो तार को इस टाइप से नीचे से लिया हमने, दिखाया ना, ये नीचे से देखो, ये इस टाइप से नीचे से जाके ऐसा है, तो तार इस टाइप से लपेटा जा रहा है,
इस टाइप से, ठीक है। तार को पूरा हमने इस टाइप से ऐसे ऐसे पूरा लपेट दिया, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, अगर आप इसके बीच में एक क्या करते हो, एक यहाँ पे आप बैटरी लगा देते हो, ठीक है। इस टाइप से आप एक बैटरी लगाते हो तो आपको पता है बैटरी लगने से यहाँ पे क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो धारा मान लो कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रवाहित होती है, तो धारा जब इस टाइप से प्रवाहित होगी तो इस तार में पूरे में इस टाइप से प्रवाहित होते हुए यहाँ से इस टाइप से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कहा यह जाता है, जब परिनालिका जो आपने बना रहे हो, अगर आपने इसमें एक तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटा है और अगर इसे आप क्या करते हो एक बैटरी से जोड़ देते हो, तो इसमें क्या हो जाता है, बैटरी से जोड़ने पे ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है। इसका ये देख सकते हो चुंबक की भांति जब व्यवहार करेगा तो इसका N ध्रुव इस टाइप से बना सकते हो और इसका S ध्रुव इस टाइप से बना सकते हो। आपको पता है चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ। तो इस टाइप से ये एक प्रकार का चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। और अगर आप यहाँ से बैटरी को हटा देते हो तो फिर से जैसा था वो वैसा ही हो जाएगा। मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और ये जो पूरी व्यवस्था है इसे ही परिनालिका सोलेनोइड बोला जाता है। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। हमने कहा परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है। किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे की विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट दिए जाते हैं। जब परिनालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मतलब ये खुद एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और इस परिनालिका के भीतर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है परिनालिका सोलेनोइड की। तो सिंपल बेसिक चीज आप समझ चुके हो परिनालिका होती क्या है। अगर आप परिनालिका को बनाना चाहते हो तो आप चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड की एक नलिका ले सकते हो, उसके ऊपर तांबे के तार को आप सटा के लपेट दो, ठीक है। और फिर उस तार को एक बैटरी के सहारे जोड़ दो, तो जो बैटरी के सहारे जुड़ जाएगी तो इससे होगा क्या, ये एक मतलब ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी और परिनालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरी जो व्यवस्था है इसे ही परिनालिका बोला जाता है, सोलेनोइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब इसी पे हमें डेरिवेशन करना है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन, ठीक है। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन, और इसके लिए जब अभी हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन के लिए चित्र देखो, आपको यही समझा देते हैं फिर आगे की बातें होंगी। चित्र समझ लेते हैं। देखो ये जो आपके पास इस टाइप से आपने बनाया है परिनालिका, तो जब लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा आपको, तो उसके लिए चित्र किस टाइप से बनेगा, चित्र बहुत आसानी से समझना। अगर चित्र समझ गया तो आप पूरा डेरिवेशन समझ जाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लंबी परिनालिका कुछ इस टाइप से हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस टाइप से एक लंबी परिनालिका को ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक परिनालिका है, ठीक है। अब आपने देखा जब परिनालिका पे क्या किया गया, तांबे के तार को लपेटा गया। देख सकते हो इस परिनालिका पे इस टाइप से हमने पूरा तांबे के तार को मतलब नीचे से ले जाके इस टाइप से पूरा तार को हमने लपेटा है, ठीक है। देखो यहाँ से हम नीचे से इसे ले गए थे, फिर इसमें ऊपर से इस टाइप से पूरे तार को हमने यहाँ से इस टाइप से पूरा लपेटा, ठीक है। तो जब इस टाइप से आपने लपेटा है तो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, आपको धारा को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पे धारा अंदर की ओर है, कहाँ पे धारा बाहर की ओर है, ये आपको चित्र में दिखाना पड़ेगा। इसलिए आपको ये समझा रहे हैं कि तार इस टाइप से आपका गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तार इस टाइप से गया है और ऊपर फिर इस टाइप से आया है, फिर आपका इस टाइप से गया है, फिर इस टाइप से, मतलब आपका तार इस टाइप से लपेटा गया है, ठीक है। तो जब तार इस तरह से लपेटा गया है तो इसमें आपको धारा को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे धारा अंदर की ओर है, कहाँ पे धारा बाहर की ओर है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे देखोगे, जब आपका ये तार इस टाइप से गया तो जहां पे यहाँ पे इस टाइप से जा रहा है वहां पे धारा कहाँ होगी, अंदर की ओर। और जहां पे ये तार इस टाइप से आ रहा है, मतलब देखो ये यहाँ पे जैसे ये तार आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे मतलब क्या, धारा बाहर की ओर है, ठीक है। यहाँ पे धारा बाहर की ओर, फिर से आपका ये जब तार इस टाइप से फिर घूम के यहाँ तक आएगा, देखो ये तार फिर से घूम के जब यहाँ तक आएगा तो जहाँ पे अंदर की है वहां पे अंदर की ओर होगी, और जहां से फिर से ये आपका बाहर की ओर आएगा तो फिर से बाहर की ओर हो जाएगा। मतलब आप जब तार को लपेटोगे तो जो हिस्सा पीछे होगा उस पे धारा पीछे की ओर होगी, जो हिस्सा आगे होगा उस पे धारा आगे की ओर होगी। तो धारा दिखाने के लिए देखो यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो तार आपका इस टाइप से गया, तो जो अंदर दिख रहा है उसमें धारा आपको अंदर की ओर दिखानी है। तो धारा जब अंदर की ओर दिखाएंगे तो उसको हम इस टाइप से क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। और जब आपका धारा बाहर की ओर दिखाएंगे तो उसको हम इस टाइप से डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें धारा को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे अब इस टाइप से हमें धारा को दिखाना है, तो धारा को हम दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जब हमारे पास इस टाइप से तार अंदर गया और ये यहाँ से आपके पास क्या आया, इस टाइप से आपके पास ये सामने की ओर आपको तार दिख रहा है, तो यहाँ पे तार के ऊपर क्या होगी, धारा बाहर की ओर होगी, ठीक है। ये जो तार आपको दिख रहा है इसमें धारा क्या होगी, बाहर की ओर।
तो बाहर की ओर आप इस टाइप से, जिसमें जिसमें बाहर की ओर है इसको आपको इस टाइप से धारा को दर्शा देना है। ठीक है, ये आपकी क्या दर्शाई गई है, धारा को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या दिखाता है कि धारा जो है बाहर की ओर है। ठीक है, धारा जो है बाहर की ओर है। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि धारा जो आपकी है बाहर की ओर है। ठीक है, और जिस जिस स्थिति में आपका तार क्या है, मतलब जब तार को आपने लपेटा, जो हिस्सा आगे की ओर था उसको, मतलब जब तार आगे की ओर लपेटा है तो धारा बाहर की ओर होगी, मतलब उसी तार पे तो होगी तो बाहर की ओर, और जो हिस्सा पीछे की ओर लपेटा है उसमें अंदर की ओर होगी, क्योंकि आपका वो हिस्सा पीछे तो अंदर की ओर धारा होगी। तो इसलिए जो अंदर की ओर धारा उसे क्रॉस से इस टाइप से दर्शाया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसे दर्शाया जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, धारा अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, धारा अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए आपने देखो, ये सबसे पहले धारा की तो बात हो गई। अब इसके लिए आपने क्या पढ़ा है, एक चीज, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या बताया जाता है, अगर आप अपने दाहिने हाथ को इस टाइप से फैलाओ पूरा कि आपका जो अंगूठा हो वो धारा की दिशा में हो और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र में दिशाओं में हो, तो जो आपकी हथेली होती है वो बल की दिशा को दर्शाती है। ये आपने पढ़ा है। तो इसमें अगर आपका बात करें तो देखो, अगर आप क्या करो, यहाँ पे आप अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखो। ठीक है, आप अपने अंगूठे को, धारा देखो किस टाइप से, इस टाइप से तार में प्रवाहित हो रही है, तो धारा इस टाइप से पूरा प्रवाहित हो रही है, इस टाइप से। तो अगर आप अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हो तो उंगलियां जो होंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, या इसका उल्टा भी मान सकते हो, अगर अंगूठा आपका क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, तो आपका उंगलियां जो होंगी धारा की दिशा को दर्शाएंगी। उल्टा भी मान सकते हो, या आप लो कि अंगूठा आपका धारा की दिशा को दर्शा रहा है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को, या आप मान लो कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को और उंगलियां धारा को मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान ले कि हमारी जो उंगलियां है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, कि जो आपका तार इस टाइप से पूरा लपेटा गया है, उंगलियां अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। अंगूठा जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी। ठीक है, क्योंकि धारा जब आपका इस टाइप से प्रवाहित हो रही पूरे में, तो अगर ये उंगलियां इस टाइप से आप रखते हो, ठीक है, अगर मान ले कि उंगलियां धारा की दिशा को दर्शा रही हैं, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को, ध्यान से समझो, अगर उंगलियां धारा की दिशा को और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो अगर आप इस टाइप से रखते हो तो उंगलियां आपकी धारा की दिशा को दिखाएंगी और अंगूठा जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो हम इसमें चुंबकीय बल रेखाओं को खींच सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं मान लो खींच देते हैं इस टाइप से कुछ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इनकी दिशा क्या होगी, इस टाइप से होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है, इस टाइप से होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, इस टाइप से ये आप चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शा लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हमने बना दिया है, चुंबकीय बल रेखाओं को। कोई दिक्कत नहीं किसी को, एकदम आसान है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले हमने बताया, इतनी चीज समझ गए थे। इसके बाद हमने बताया जहां पे तार को आपने जब लपेटा तो जो तार का हिस्सा आपको सामने की ओर दिख रहा है उसमें धारा बाहर की ओर, जो तार का हिस्सा पीछे की ओर दिख रहा है उसमें धारा अंदर की ओर। तो धारा जिसमें अंदर की ओर थी उसको हमने क्रॉस से दिखाया, जिसमें धारा बाहर की ओर थी उसको हमने डॉट से दिखाया। ठीक है, इस टाइप से डॉट से दिखाया, इसमें क्रॉस से दिखाया। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा आपको दाएं हाथ के हथेली का नंबर 2 लगाना है। उसमें आप चाहे तो उंगली को मान लो धारा की दिशा में, या अगर उंगली को धारा की दिशा मानते हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र में, अगर अंगूठे को धारा मानते हो धारा की दिशा में तो उंगली चुंबकीय क्षेत्र में। तो हमने यहाँ पे माना कि हमारी उंगली जो है धारा की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हुई, तो चुंबकीय बल रेखा इसी दिशा में आपकी हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद जब आपको इस परिनालिका जो आपने बनाई है, इस परिनालिका के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, इसके लिए हम एक आयताकार पथ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है। तो जब परिपथी नियम लगाना तो एक परिपथ या एक पथ तो हमें लेना होगा, तभी हम यहाँ पे एम्पियर का परिपथी नियम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लंबा, ठीक है, एक लंबा आपके पास आयताकार पृष्ठ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से हम यहाँ पे एक आयताकार पृष्ठ को बना लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हम एक आयताकार पृष्ठ को यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक आयताकार पृष्ठ को बना लेते हैं। ठीक है, इसे नाम दे सकते हो, ये आपके पास ए बी सी डी आपके पास एक आयताकार पृष्ठ है। ठीक है, ABCD आपके पास एक आयताकार पृष्ठ है, तो इसी टाइप का चित्र बनता है और आसानी से आगे का डेरिवेशन होता है। ठीक है, ABCD हमारे पास क्या एक आयताकार पृष्ठ है। जब हम यहाँ पे एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे तो हमारा सिंपल सा डेरिवेशन, हम इससे फॉर्मूला निकाल पाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो जो AB भुजा होगी, AB भुजा क्या दिख रही है, AB भुजा इस दिशा में दिख रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे जब AB भुजा इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो क्या होगा, यहाँ से होगा ये कि जब AB एक ही दिशा में, B भी एक ही दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी एक ही दिशा में, ये वाला,
ठीक है। तो जब एक ही दिशा में होगा तो थीटा यहाँ पे 0 होगा। जब BC की बात होगी इस टाइप से, तो BC आपको लंबवत दिख रहा है, देखो BC ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, देखो ध्यान से, BC ऊपर की ओर दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दिख रहा है, लंबवत दिखेगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। जब AD की बात की जाएगी इसमें भी ऐसा होगा, AD इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होगा, 90 पे होगा ये भी, तो इसमें भी थीटा 90 रखा जाएगा। जब DC भुजा या CD भुजा की बात होगी तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो होगा बहुत लंबी, मतलब ये जो आयताकार की भुजा होती है CD, बहुत ये आयताकार जो पृष्ठ है, ये आपने जो पथ बनाया इसकी भुजा बहुत लंबी होने के कारण ये जो CD होता है ये बहुत ज्यादा बाहर होता है। तो बाहर जब होता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कार्य ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र कार्य नहीं कर पाता तो यहाँ पे CD पे जो आपका क्या आता है, जो B और DL आता है उसको हम एकदम नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे CD पे एकदम 0 आता है। अभी ये बातें कम समझ में आ रही होंगी, टेंशन न लो, पहले बताओ चित्र समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चित्र अगर समझ में आ गया तो अब आगे का जो डेरिवेशन होगा वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कोशिश पूरी की यार कि रटना ना पड़े। अगर कुछ पॉइंट कम समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप पूरा देख लेना। ठीक है, तो अब इतनी बातें हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने परिनालिका बता दिया था इतने तक, तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद जो डेरिवेशन है इसका चित्र हम ऊपर से बनाते हैं और आपको पूरा डेरिवेशन समझा देते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं, ऊपर से बढ़िया चित्र बनाते हैं और पूरा आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसे नोट कर लेना, आगे का डेरिवेशन अब देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो चित्र पूरा हमने एकदम मस्त तरीके से बना दिया है। अब इसमें जो रचना आपने चित्र बनाया है उसमें जो माना ना वाली बातें लिखनी है वो आप इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है, जो चीज आपने चित्र बनाया वही चीज यहाँ पे लिखा है। हमने लिखा माना एक लंबी परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं। माना हमने जो परिनालिका थी हमारे पास उसमें जो तार लपेटा गया है इस टाइप से, तो उसमें हमने मान लिया तार के जो फेरे हैं, जो लपेटे गए फेरे हैं वो हमने मान लिया n फेरे हैं। ठीक है, तार की प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हमने मान लिए। तो माना एक लंबी परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं तथा इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। हमने मान लिया कि जो परिनालिका थी आपकी इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, हमने लिखा माना एक आयताकार बंद पथ ABCD है जिसकी भुजा AB परिनालिका के अक्ष के समांतर तथा भुजाएं BC तथा AD परिनालिका से बहुत लंबी है तथा CD परिनालिका से बहुत दूर है। सेम बातें लिखी गई हैं। माना एक आयताकार पथ ABCD है जिसमें जो AB भुजा है AB, ये क्या है, ये आपका कहा गया परिनालिका के अक्ष के समांतर, मतलब परिनालिका इस टाइप से अगर बनी है, इस टाइप से अगर परिनालिका बनी है तो परिनालिका अगर इस टाइप से है तो परिनालिका की दिशा ये है, तो इसी में तो AB भुजा है तो ये AB क्या हो जाएगी, इसी के समांतर हो जाएगी। तो इसलिए लिखा गया AB जो है समांतर है। और लिखा गया जो BC भुजा है और जो AD भुजा ये परिनालिका से बहुत लंबी है। ठीक है, परिनालिका पे बहुत लंबी भुजा है। और जो CD है ये परिनालिका से बहुत दूर, देख सकते हो परिनालिका यहाँ ये दूर है। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया है कि एक आयताकार बंद पथ ABCD है जिसकी भुजा AB परिनालिका के अक्ष के समांतर, परिनालिका का जो अक्ष होगा उसके समांतर होगी AB भुजा, और भुजाएं BC तथा AD परिनालिका से बहुत लंबी है। BC तथा AD परिनालिका से बहुत लंबी है। ठीक है, अब कहा गया कि तथा CD परिनालिका से बहुत दूर है। CD जो है ये परिनालिका से बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर होगी तथा इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। जब ये आपकी CD भुजा परिनालिका से बहुत दूर होगी तो इसमें जब दूर होगी तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र CD भुजा पे होगा वो एकदम नगण्य माना जाएगा, एकदम शून्य माना जाएगा, क्योंकि ये इससे बहुत दूरी पे होती है। तो इस कारण से इस पे चुंबकीय क्षेत्र कार्य नहीं कर पाता और इस पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य मान लिया जाता है। ठीक है, भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य माना जाता है। तो यहाँ से आप समझ गए CD पे चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। अब सिंपल आपको एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है, बस आपको सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो यहाँ से लिखते हैं ये जो आपका आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथी नियम सबको पता है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट I, ये सबको पता होगा, ये होता है एम्पियर का परिपथी नियम। अब हमारे पास आयताकार पथ ABCD है तो यहाँ पे आपको ABCD को लिख लेना है। ठीक है,
आयताकार पथ एबीसीडी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, आई आपकी धारा, बी वेक्टर आपका चुंबकीय क्षेत्र और डीएल वेक्टर क्या होता है, वो छोटा सा लघु अवयव होता है। ठीक है, तो एबीसीडी के लिए तो ये आएगी, लेकिन हमारे पास 4 भुजाएं हैं, पहली ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए। तो इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। पहला जो रेखीय समाकलन होगा वो ए से बी की ओर होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। दूसरा जो होगा प्लस में होगा, इस टाइप से बी से सी होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तीसरा जो होगा वो इस टाइप से सी से डी होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। चौथा जो होगा वो इस टाइप से डी से ए होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। ये चीज यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं। कहा गया, देखो एबीसीडी क्यों लिखा गया, क्योंकि एबीसीडी आयताकार पथ के कारण एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया गया, इसलिए एबीसीडी हमने दर्शा दिया। अब एबीसीडी में 4 भुजाएं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो इसलिए चारों के लिए अलग अलग, ए से बी से सी से डी, डी से ए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको इतना तो पता होगा, जब बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है तो हम उसे क्या लिख देते हैं, उसे हम लिख देते हैं बी डीएल कॉस थीटा। ये सबको पता है, तो जहां जहां बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर उसे बी डीएल कॉस थीटा लिख दो। तो लिखते हैं रेखीय समाकलन ए से बी, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो देखो, देख लेते पहले नीचे दिखेगा कि नहीं। ठीक है, आप देखो सबको नीचे का दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां से देखो हमने क्या किया, ए से बी जो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहां से जो बी से सी है ये क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। ये भी आपका बी डीएल, सभी बी डीएल कॉस थीटा हो जाएंगे। अभी थीटा का वैल्यू बस सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, और डी से ए वाला क्या हो जाएगा, इसमें ये सी से डी वाला ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी से डी वाला पहले ही बता दिया था, गया था बहुत दूर है, तो इसके कारण ये एकदम नगण्य मान लिया जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पहले से ही यहाँ पे 0 रख लेनी। क्यों 0 रखा गया, आपको बता दिया कि ये बहुत दूर था। ठीक है, बहुत दूर था, जिसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र कार्य नहीं कर पाया। ठीक है, जिसकी वजह से इसे हमने क्या मान लिया था, 0 मान लिया था। यहाँ से सिंपल बी डीएल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। समझ लेते हैं यहाँ से क्या हुआ है। इसका वाला बी डीएल कॉस थीटा ये हो गया ए से बी वाला, इसका बी से सी वाला ये रहा, सी से डी वाला 0 इसलिए हो गया क्योंकि ये भुजा इस परिनालिका से बहुत दूरी पे थी, जिसके कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र 0 मान लिया गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी 0 हो गई। ठीक है, फिर जो डी से सी वाला, डी से ए वाला है, डी से ए वाला, ये वाला डी से ए वाला, ये हो गया बी डीएल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। सिंपल कॉस थीटा हुआ, जब वेक्टर हटा तो बी डीएल कॉस थीटा इसमें, बी डीएल कॉस थीटा इसमें, इसकी वैल्यू केवल 0 हो गई क्योंकि ये परिनालिका से बहुत दूरी पे था। अब आगे समझो। ठीक है, अब आगे समझो। अब यहाँ पे आपको मेन कोण के बारे में समझना है कि ए से बी में कॉस थीटा क्या होगा, बी से सी में क्या होगा और ए से डी में क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से आपको पहले समझाया। देखो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर निकल आई है, देख सकते हो बी की। ठीक है, अब जो अगर बात करें डीएल होगा, अगर ए से बी के लिए डीएल की बात करें, जो ए बी भुजा है इसमें डीएल क्या होगा, इस दिशा में होगा, क्योंकि ए से बी भुजा ए है तो डीएल जो होगा छोटा सा अवयव ये भी इस दिशा में होगा। तो जब डीएल इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र बी भी इस दिशा में है, तो ए बी भुजा के लिए जो थीटा होगा, ए बी भुजा के लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, जब एक ही दिशा में होगा तो थीटा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से जो ए बी भुजा है ए से बी वाली, इसके लिए जो बी डीएल कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, 0 क्यों हुआ यहाँ समझते चलो। ए से बी भुजा ये है, चुंबकीय क्षेत्र हमने पहले ही दिखा दिया, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा इस दिशा में, तो यहाँ से जब चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में और डीएल भी आपका इसी दिशा में होगा। क्यों, क्योंकि ए से बी भुजा इस दिशा में, तो जब बी और डीएल के बीच एक ही दिशा में बी और डीएल कार्य रहता है तो थीटा 0 हो जाता है। इसके बाद आगे की बात करें। ठीक है, यहाँ से बी से सी वाला, बी से सी पे बात करें, बी डीएल कॉस। अब बताओ इसमें थीटा कितना होगा, तो इसके लिए समझते हैं। इसके लिए देखो बी से सी भुजा जो है वो ऐसे है, तो जो बी से सी भुजा ऐसे है तो इसका जो डीएल आएगा वो भी कैसे होगा, ऐसे ऊपर की ओर होगा। इसका जो डीएल आएगा वो कैसा होगा, ऐसे ऊपर की ओर होगा। तो जब देखो बी से सी ऐसे है तो डीएल इसका ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये वाली, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, बी से सी इस दिशा में, तो कोण कैसा बनेगा, लंबवत हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 क्यों हुआ आपने समझा, सिंपल सी बात है भाई साहब। यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में और बी सी इस दिशा में, तो आपके कोण कितना बन जाएगा, लंबवत की वजह से 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे cos 90 हो गया। फिर प्लस का आपका ये वैल्यू तो 0 ही हो गई थी। आगे देखो डी से ए वाली, ठीक है, डी से ए वाली, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी सेम चीज होगा। ठीक है, सॉरी, देखो इसमें भी सेम चीज होगा, डी से ये है और बी आपका इस दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा, इसमें भी 90, तो यहाँ से बी डीएल कॉस 90 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, बी डीएल कॉस 90 इसमें भी हो जाएगा।
और लास्ट में क्या है म्यू नॉट आई। सिंपल, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कोण 0 हुआ, इसमें कोण 90 हुआ, इसमें 90 हुआ, क्यों हुआ हमने समझाया। अगर ए से बी की बात है, डीएल इसी दिशा में, बी एक ही दिशा में, तो जब एक ही दिशा होगी तो थीटा 0 होगा। यहाँ पे डीएल और बी एक दूसरे के लंबवत थे, इसलिए थीटा 90 हुआ। यहाँ पे भी डीएल आपका इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इस दिशा में हो जाएगा डीएल, ठीक है, क्योंकि एडी या डीएफ जो भुजा आपने लिखी है वो डीएल इस दिशा में रहेगा, तो जो थीटा हो जाएगा बी के साथ 90 कोण बनाएगा इस टाइप से। या आप नीचे की ओर भी दिखाना चाहो, कंफ्यूज ना हो, नीचे की ओर दिखाना चाहो तब भी आपका इस टाइप से रहेगा, और चूंकि क्षेत्र इस टाइप से रहेगा तो थीटा तब भी 90 बनेगा, ठीक है। तो थीटा 90 हो गया। अब आपको सबकी वैल्यू पता है, cos 0 का मान भी पता है, cos 90 का मान भी पता है, रख दो सबके मान, ठीक है। तो यहाँ से समाकलन a से b, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो b dl इंटू 1 प्लस b से c b dl इंटू cos 90 का मान पता है, cos 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पे cos 90 0 प्लस यहाँ से d से a या a से d कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। b dl cos 90 यहाँ पे फिर है तो इसकी जगह फिर से 0 बराबर म्यू नॉट आई। इतना हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, cos 0 का 1, cos 90 का 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब 1 से गुणा होगा तो सिंपल यही वैल्यू आ जाएगी, a से b और यहाँ से b dl, क्योंकि b dl का 1 से गुणा b dl प्लस यहाँ से b से c, b dl गुणे 0, जब किसी संख्या का 0 से गुणा करोगे 0 ही तो आएगा। यहाँ पे b dl गुणे 0, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर केवल बचा म्यू नॉट आई, ठीक है। तो केवल कौन सा कार्य किया, ये वाला a से b b dl वाला, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आया, अगर देखो ये दोनों वैल्यू आपको पता चला तो 0 से गुणा हुआ, इसलिए ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से b dl है, आप यहाँ से b को अगर बाहर कर ले, इसे ही हल करना है केवल। अब a से b, अगर हम यहाँ से b को बाहर कर ले, dl ही अंदर रह जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। b चुंबकीय क्षेत्र था, बाहर कर लिया समाकलन के, केवल dl बचा। अब dl जो था इस AB भुजा का एक छोटा सा अवयव था dl, तो अगर हम मान ले इसकी पूरी भुजा जो है वो l है, तो यहाँ से इसकी जगह जब समाकलन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा l, तो b इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा, समाकलन करने पे l आ जाएगा, बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। ये इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी से आपका फॉर्मूला आएगा जो b बराबर म्यू नॉट n आई नॉट वाला था, इसी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से a से b dl है, तो इसकी जगह हमने ये l क्यों लिख दिया, क्योंकि dl एक छोटा सा भाग था, जब उसका समाकलन करोगे तो l आ जाएगा, तो b इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। ये चीज हमें मिला है, अभी इसी से हमें फॉर्मूला निकाल के लाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप लोग जल्दी से इसे नोट करोगे, स्क्रीनशॉट करोगे, इसे इधर वाला इरेज कर देते हैं। अब इसके आगे का भाई साहब यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज करके उसके आगे का बताते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से हमने इतना इरेज कर दिया था, इसके आगे आपको क्या लिखना है वही चीज हमने आज से लिखा। इतनी चीज हमने पहले भी लिखा दिया था माना पे, कि माना परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई या प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या जो n है, ठीक है, हमने इतना लिख दिया था। माना परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है, या आप लिख सकते हो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तब लंबाई l में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू l। क्यों, देखो प्रति एकांक लंबाई या प्रति मीटर लंबाई में अगर फेरों की संख्या n है, तो यहाँ पे जो आपकी AB की लंबाई है वो कितनी आई है l, तो अगर AB की लंबाई l है तो l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n इंटू l, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं यदि, ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं यदि आपका ये जो परिनालिका के प्रत्येक फेरे, यदि परिनालिका के प्रत्येक फेरे में, यदि परिनालिका के प्रत्येक फेरे में धारा, ठीक है, यदि परिनालिका के प्रत्येक फेरे में जो धारा है वो आई नॉट है, ठीक है। यदि परिनालिका के, जो परिनालिका में आपने इस टाइप से फेरे लपेटे थे, उनमें प्रत्येक फेरे में धारा अगर आई नॉट है, तब आपका जो परिनालिका की नेट धारा हो जाएगी, तब यहां से लिखेंगे परिनालिका पर नेट धारा, ठीक है, तब लिखेंगे नेट धारा, सीधा सीधा लिखो, तब नेट धारा जो हो जाएगी, वो नेट धारा क्या हो जाएगी, वो नेट धारा जो हो जाएगी, देखो आपका n इंटू एल तो क्या हो जाएगी, उसकी संख्या हो जाएगी फेरों की संख्या, और आई नॉट क्या, प्रत्येक फेरे की धारा, तो जो नेट धारा आई आएगी वो क्या हो जाएगी, आई बराबर n इंटू एल इंटू जो ये आपकी धारा प्रत्येक फेरे की आई नॉट, ठीक है, ये हो जाएगी। देखो आई क्या है, धारा है, ये कौन सी धारा, नेट धारा पूरे परिनालिका की, n इंटू एल क्या है, फेरों की संख्या, आई नॉट क्या, प्रत्येक फेरे में धारा, n इंटू एल क्या चीज है, n इंटू एल है, n इंटू एल क्या चीज है, n इंटू एल जो है ये फेरों की संख्या है, l लंबाई में फेरों की संख्या, आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, आई नॉट प्रत्येक फेरे में धारा है, और आई जो है पूरी परिनालिका की धारा, ये चीज समझना, ठीक है।
अब इस i का मान, ये जो i का मान है इसे समीकरण 1 में रख देना। ये जो समीकरण 1 है, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, i का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है b इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई, b इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई की जगह ये वाला मान रख दो n इंटू एल इंटू आई नॉट। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे था b इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई, आई का मान है यहाँ से n इंटू एल इंटू आई नॉट, n इंटू एल इंटू आई नॉट, ये रख दिया। आप देखोगे एल इधर भी आपस में कैंसिल, तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा म्यू नॉट n आई नॉट। ठीक है, ये आपके पास आपका फॉर्मूला आ जाएगा लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र b बराबर म्यू नॉट n आई नॉट, जहाँ b क्या चीज है, b चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, n क्या है, फेरों की संख्या। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में n फेरों की संख्या, तो ये लिखा हुआ है n फेरों की संख्या। आई नॉट क्या है, आई नॉट प्रत्येक फेरे में धारा है। ठीक है, आई नॉट क्या है, प्रत्येक फेरे में धारा है, तो यही फॉर्मूला आता है b बराबर म्यू नॉट n आई नॉट। ठीक है, तो इस तरह से डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वाला। तो आशा करते हैं सबको समझ में होगा। पूरी कोशिश की यार कि किसी को एक पॉइंट भी ना रटना पड़े, और आपको पूरा एक एक चीज समझाया भी है कि आपसे पहले ही कहा था आपको बाहर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्त तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से चल रही क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी, फिजिक्स पे भी पहले चैप्टर से सारे वीडियो आपको मिलेंगे वहीं प्लेलिस्ट पे, केमिस्ट्री पे भी पहले चैप्टर से सारे वीडियो मिलेंगे। कोई भी टॉपिक पे दिक्कत होती मस्त तरीके से वहां से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना सब लोग कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे वो लोग भी चैनल से आके जुड़ सके और पढ़ाई को अपनी बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसे स्क्रीनशॉट कर लो और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई वीडियो आता है तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि वहां पे अगर यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई अपडेट होती है तो वो भी हम आपको वहां पे बताते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी फॉलो कर लेना, इसे नोट कर लो।